नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं सुनील कुमार। बात करेंगे आज उन उठते सवालों की, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्टी छोड़कर गए नेता दोबारा से घर वापसी कर चुके हैं और कई खुलासे, इल्जाम और आरोपों के जवाब देंगे कि आखिर इन सब उठते सवालों की असलियत क्या है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी में जो घर वापसी कर चुके हैं सतीश ठाकुर जी मौजूद है स्टूडियो में। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद। ठाकुर साहब, आपने 4 ही महीने में महज घर वापसी कर ली। बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर क्यों भाजपा से इतनी जल्दी मोह भंग हो गया? और तो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है सुनील जी कि लोग अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों के अंदर जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और केवल 3-3.5 महीने के अंतराल में ही मैंने वापस अपनी पुरानी पार्टी, मूल पार्टी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में वापसी की है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी का मैं एक बहुत पुराना सिपाही रहा हूँ। मैंने पार्टी के लिए एक निम्न स्तर के कार्यकर्ता से शुरुआत करते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक संगठन मंत्री के रूप में कार्य करना शुरू किया था। कुछ कारण रहे जिस वजह से कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, हमें 10 मार्च से पहले हिमाचल में काम करना, पंजाब के रिजल्ट 10 मार्च को आए थे, जैसे आपको जानकारी होगी। पंजाब में हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। पंजाब के रिजल्ट से पहले हिमाचल में एक एक आदमी को जोड़ने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। लोगों को अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से अवगत करवाया जाता था। दूर दराज के इलाकों में जाकर हम पार्टी का काम किया करते थे। लेकिन कुछ एक एक्सीडेंटल चीज़ होगी जिससे हम पार्टी को छोड़कर चले गए थे। जी। लेकिन ये एक्सीडेंटल हुआ क्या? ऐसी क्या वजह? क्योंकि देर रात, जहां तक याद है हमें, खबरें ये आई कि आधी रात को सतीश आम आदमी पार्टी का संगठन का मंत्री दिल्ली पहुंचता है, नड्डा साहब और अनुराग ठाकुर के साथ मौजूद होकर भाजपा ज्वाइन करता है। फिर ऐसी भी क्या स्थिति बन गई कि एकदम से छोड़ दिया? सवाल बहुत से उठ रहे हैं इसी छोड़ने को लेकर और घर वापसी को लेकर। जी, नेचुरल सी बात है जी, सवाल तो उठेंगे। जी देखिए, आदमी अपेक्षाएं जब कुछ कर लेता है, कुछ अपेक्षाएं जो करके बैठ जाता है, उसके बाद अपेक्षाओं के विपरीत जब उसको वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से ना होना, एक नॉर्मल से, एक मिडिल क्लास परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, तो एक स्वाभाविक सी बात है देखिए जी कि हमारे अंदर भी एक इस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो डेवलप होगी कि 6 तारीख को हिमाचल की रैली है और हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी से जो एक अटैचमेंट मैंने जब 2013-14 के समय में जब पार्टी ये उभर रही थी जी, उसमें अरविंद केजरीवाल जी के भाषणों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनकी कविता जो वो अक्सर गाया करते थे, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, उस कविता को जब वो गाते थे तो हर बार जब भी मैं वो कविता सुनता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे भी लगता था कि कुछ ऐसा ही हमारे प्रदेश की स्थिति है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को कभी आमने सामने कभी नहीं हुआ जब हम पार्टी का काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, 3 तारीख के बाद में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि एक एक्सपेक्टेशन बन गई कि हम भी साथ में होंगे। लेकिन 6 तारीख को जब प्रभारी बदले गए थे, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो दुख पहुंचा। राजनीतिक बुद्धि ना होना ये कारण रहा। कुछ अनुराग जी के साथ किस तरह से संपर्क हुआ, नड्डा जी के पास जाना हुआ, जो कभी सोचा ना था वो हुआ। लेकिन देखिए, जो भी हुआ क्या एक्चुअली हुआ क्या भाजपा में मान सम्मान की कमी रह गई? क्यों छोड़ के आए? मेन वजह तो वो जानना चाहती है हमारी जनता और आपको चाहने वाले भी। जी, देखिए, ये सब जो हुआ वो सब कुछ एक्सीडेंटल था। उनसे मिलना, देखिए पद की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में 10 से 15 साल का जो है एक करियर होने के बाद में कोई प्रदेश में पहुंचता है। वहाँ पे जाने के बाद में सेम डे जो है हमारी नियुक्ति प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हो गई थी। लेकिन
जैसे होता है ना कि 2 दिन के बाद मैं देखा कि ये क्या था, ये एक बुरे सपने जैसा था कि ये कभी जो चीज़ कभी आपने सोची ना हो वो एक्सीडेंटली हो जाए। तो 2 दिन बाद ही मैं विचार कर चुका हुआ था कि फ़िलहाल आम आदमी पार्टी में वापस जाऊंगा नहीं जाऊंगा ये बात अलग थी, लेकिन हाँ भाजपा में काम नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने उसी दिन ही प्रदेश अध्यक्ष को लिखित में दे दिया था कि मैं फ़िलहाल पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए मैंने साफ कह दिया था कि मैं फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं कर पाऊंगा, और मैं चुपचाप से घर बैठ गया था। सही समय पर कुछ परिस्थितियां आने वाले समय में ऐसी हुई, जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने मेरा पुराना काम देखा हुआ था, जब उन्होंने मुझसे कुछ संपर्क किया, कुछ मैंने उनसे संपर्क किया, तो एक बहुत अच्छी सुलझी हुई मीटिंग्स के बाद में कुछ इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व किए गए, और जो अपेक्षाएं मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पाल ली थी शायद उस समय में, यदि मैं शायद प्रभारियों से बात करता तो आज की डेट में दृश्य कुछ और होता, लेकिन मैंने सही समय रहते वापसी की है। कुछ लोग मेरी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं जहाँ तक, तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि आज के समय में भाजपा, केंद्र में भी भाजपा है और प्रदेश में भी फ़िलहाल भाजपा ही है। ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर अपना पहला चुनाव लड़ने जा रही है, पहली सरकार बनाने जा रही है, अपना जो कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा जो है वो विधानसभा भेजने वाली है, ये सभी अभी तक होना बाकी है। और ऐसे समय में पार्टी में वापसी करना ये दर्शाता है कि मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। कुछ हद तक भटक गया था, वापसी कर ली है। बड़े साफ शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा। सतीश साहब, आपने बात तो कही कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो लेकिन संभव कैसे होगा? स्थितियां कुछ और बयान कर रही हैं। दिसंबर में अभी चुनाव होने हैं। अभी अनूप केसरी जो आपके पहले के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष थे, वो जब छोड़ के गए तो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को लेकर जो शब्दों की मर्यादा भी उन्होंने पार कर दी सोशल मीडिया पर जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, उसके बाद आपकी अभी नई वापसी हुई है, अध्यक्ष आपके नए हैं, और सिसोदिया साहब और भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है वो लगातार दौरों पे हैं, हिमाचल को गारंटियां भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने का दावा इतना ठोक के क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जिला माना जाता है कांगड़ा, और वहाँ के चौधरी साहब का ये भी बयान आया था कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे संभव होगा? देखिए, ये सब संभव केवल और केवल जनता के द्वारा होगा। देखिए, हिमाचल की भूगोलिक स्थितियाँ अलग हैं, दिल्ली अलग है, पंजाब अलग है, लेकिन ये बात सत्य है कि हिमाचल हमेशा दिल्ली की तरफ या पंजाब की तरफ केवल इसलिए देखता है, ना केवल ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि वहाँ पे अगर आप ये देखें कि जिस तरह से ये दावे किए जाते हैं भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा और कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि दिल्ली की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, दिल्ली का मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें कि कितना टूरिज़्म जो है दिल्ली और पंजाब के लोगों की वजह से, जो हिमाचल की आय का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक साधन है हमारे लोगों के लिए, वो जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है दिल्ली और पंजाब से मिलता है। प्लस दिल्ली और पंजाब में हमारे राज्य के कितने लोग जाकर काम कर रहे हैं ये भी आप भली भांति जानते होंगे। दिल्ली में कितने लोग आपने वहाँ देखा होगा, दिल्ली में तो मंडी सभा, सिरमौरी सभा, अलग अलग सभाएं बनी पड़ी है। इवन कि कई कॉलोनियों के नाम जो हैं वो हिमाचल के कई छोटे छोटे जो स्थान हैं उनके नाम पे वहाँ पे कॉलोनियाँ हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं कि जो केजरीवाल जी गारंटी देते हैं, बेसिकली वो गारंटी नहीं, वो एक तरह से उनका एक कार्ड है जो उन्होंने जनता को काम करके दिखाया है। जहाँ एक और अरविंद केजरीवाल जी पहला चुनाव जब भी लड़ने के लिए जाते हैं किसी भी राज्य के अंदर, चाहे दिल्ली का आप एग्जांपल लेके चलिए, जब भी ये चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं ये हमेशा एक ही बात कहते हैं कि एक मौका केजरीवाल को, अपनी गारंटियाँ देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा जी। लेकिन आपने बड़े ये बात देखी होगी कि उसके बाद में जब वो दोबारा चुनाव में जब भी उतरते हैं, 15 में उतरे, 2015 में, देखिए राजनीति सुनील जी जहाँ तक मैं समझता हूँ कई तरह के शब्दों और बयानों का इतना महत्व है राजनीति के अंदर। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 2004-05 के बाद में जिस प्रकार सोनिया गांधी जी जो अध्यक्षा रही हैं कांग्रेस की, और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान के जो हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी,
उनके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, पार्टी अलग अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, लेकिन शालीनता के साथ राजनीति करना ये एक संकेत देता है कि हम सनातनी लोग हैं और हम ऐसे शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो भविष्य के लिए हमेशा छप जाएं। तो मौत का सौदागर तक नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी ने कहा था। आप देखते होंगे उसके बाद में ग्राफ मोदी जी का बढ़ता बढ़ता 2014 में मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, दोबारा से प्रधानमंत्री बने। कुछ इसी प्रकार से आज के समय में, मौजूदा समय में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पे जिस तरह से हमले कर रहे हैं, 2015 के चुनावों की आप थोड़ा सा याद करें। 2015 के चुनावों में मोदी जी भी बहुत आक्रामक रवैया जो है अरविंद जी के लिए लेके बैठे थे। जब उन्होंने पहली बार सरकार 27 सीटें लेके दोबारा से त्यागपत्र देके और 2015 में उतरे थे, मोदी जी ने अर्बन नक्सलाइट्स का शब्द जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए इस्तेमाल किया था। नतीजा आपके सामने था। 70 में से 67 सीट्स जो है अरविंद जी को जनता ने प्यार के रूप में दी। अभी शक्ति प्रदर्शन फिर से किया है सीएम केजरीवाल साहब ने, लेकिन मैं जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मर्यादित है? कुछ दिन पहले की ही मैं अगर बात करूं तो हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम और एलओपी मुकेश अग्निहोत्री तू मैं की भाषा इस्तेमाल करते हैं। क्या ये शोभनीय है? जयराम जी अभी तू तड़ांग पे भी उतर आए। नेगी जी का वक्तव्य बहुत गलत था, उसकी हम घड़ी निंदा करते हैं, लेकिन कहाँ तक ये शोभनीय था कि हमारे विधानसभा में, जो देवभूमि की विधानसभा है, वहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा अपना कंट्रोल जो है, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म होना और किस तरह से वो तू तड़ांग पे उतर आए, वो बहुत बेहद निंदनीय था। जिस प्रकार से इनके कुछ मंत्री, हमारा जो हिमाचल राज्य है वो बागवानी पे बहुत डिपेंडेंट है। बागवानी मंत्री का ये बयान आना कि अगर आपको सेब के अच्छे रेट चाहिए तो आप जाइए क्रेट में लेके सड़कों पे बेचिए, तो ये इतने निंदनीय बयान थे जो कि जनता देख रही है, जनता भली भांति सुन रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस में आज ये, कांग्रेस के अंदर हमारे पिछले 2-3 दशकों में अगर आप पीछे मुड़े तो गुड़िया कांड एक इतना घिनौना कृत्य था, कुकृत्य बोल सकते हैं उसको, जो कि हुआ, घटा, हमारी देवभूमि को शर्मसार किया। उस पे जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं प्रतिभा जी, उन्होंने बयान दिया कि एक छोटा सा कांड था, छोटी सी बात थी। और उनके बेटे, मैं उनको फॉलो करता हूँ फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, जब हमेशा वो यही बात करते हैं कि सच के साथ में चलता हूँ। तो विक्रमादित्य जी कहाँ सच के साथ में थे, उसके बाद में लीपापोती करते नजर आए, केवल और केवल मीडिया के ऊपर आरोप लगा दिया। वो मीडिया जो एक चौथा स्तंभ माना जाता है, और उनके ऊपर ही उन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कितना सिंपल होता अगर वो आके माफ़ी मांगते कि ये गलती हो गई, गलती से ये बयान दिया गया। एक बच्ची जिसके साथ इतना घिनौना अपराध हुआ, उनके परिवारजनों पे क्या बीती होगी। उस तरह से हिमाचल में कई लोग जिनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं घटी हैं, उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची होगी कि एक महिला, और वो भी एक जिम्मेदार महिला होते हुए भी, एक उसको छोटा सा कुकृत्य देना। चलिए, आप सतीश साहब, आप जो बातें कर रहे हैं वो अब खबरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को पता ही है, लेकिन गारंटियों पे आता हूँ। जिस कृत्य की आप बात कर रहे हैं, महिला गारंटी की बात, सुरक्षा की गारंटी की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार हिमाचल के दौरे पर हैं। उससे पहले केजरीवाल साहब भी आए, गारंटियों की बातें की। अब कुछ ही वक्त रह गया तो पालमपुर में भी एक जनसभा होने वाली है। लेकिन क्या वजह है, गुजरात में ज़्यादा फोकस आम आदमी पार्टी का और हिमाचल में कम क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है, फोकस दोनों जगह है। बेसिकली जो गुजरात में आपने देखा होगा कि 27 पार्षद सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी ने जीते थे, चुन के निकले थे। हिमाचल में आम आदमी पार्टी बहुत ज़ोरों से काम कर रही है। अभी जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष है, जो राजगढ़ से संबंध रखते हैं, भाई सुरजीत ठाकुर जी, और समस्त हिमाचल की टीम बहुत ज़ोरों से चुनाव लड़ने जा रही है। जनता के बीच में देखिए 2 ही चीज़ें रख रही है। एक, जो कांग्रेस और भाजपा ने पिछले लगभग 3 दशकों से बारी बारी से
धीरे धीरे करके, जैसे मौजूदा सरकार में जयराम जी ने 6500 करोड़ कर्जा लेकर प्रदेश को चलाया है, और इस तरह से कांग्रेस बीजेपी बारी बारी से 65 से लेके 70,000 करोड़ का कर्जा आज के समय में हिमाचल के ऊपर है। ये कुछ इसी तरह से है कि आप कर्जा भी लेते जा रहे हैं और जो कर्जा लिया है उसका ब्याज भी आपको पे करना पड़ रहा है। तो उस वजह से आप देखते होंगे, चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र की मैं अगर सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे बारी बारी से मैं बात करना चाहूँगा। और आम आदमी पार्टी इनके जो कारनामे हैं वो जनता के सामने रख के हम क्या करने जा रहे हैं, हमने दिल्ली में जो करके दिखाया है, जो पंजाब में भगवंत मान जी कर रहे हैं, उस पे मैं आऊँगा। देखिए, शुरुआत में सबसे पहले मैं शिक्षा से करूँगा जी। शायद सुनील भाई आपके ही इंटरव्यू में एक बड़े भाई साहब हैं जो स्कूल टाइम में मेरे 2 साल सीनियर थे, इस बार शायद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, डॉक्टर हैं हिमाचल के, एक तरह मैं कहूँ कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर अपनी साझा की थी 4 से 5 महीने पहले। उस तस्वीर में वो जी डॉक्टर जनकराज, मैं उनसे 2 साल जूनियर था स्कूल टाइम में। आज की डेट में वो हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टरी के क्षेत्र में। अब राजनीति में भी उतरने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन उन्होंने एक तस्वीर साझा की थी, तस्वीर थी वो अपने प्राइमरी स्कूल के बाहर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी कि पुरानी यादें जी। उस शिक्षा का मॉडल हिमाचल का क्या है, केवल उसी तस्वीर के माध्यम से मैं फिर स्वास्थ्य पे जाऊंगा। देखिए, एक तरह से उस तस्वीर में ये देख सकते हैं हम कि कितनी विषम परिस्थितियों में एक व्यक्ति वैसे स्कूल से पढ़ के इतने दुर्गम दूर दराज इलाके से निकलकर आज की समय में प्रदेश में एक बड़े पद पे आसीन होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जर्जर हालत उस स्कूल की, उनकी तस्वीर में उसके पीछे जो स्कूल नज़र आ रहा था, समय बदल गया, सरकारें बदल गई, लेकिन वो स्कूल वहीं का वहीं, उसकी दीवारें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि कभी भी ढह सकती हैं, कोई भी प्रॉपर वहाँ पे बैठने का सिस्टम नहीं। तो एक तरह से ये सरकार की नाकामयाबी शिक्षा के क्षेत्र में बता। पंजाब और दिल्ली के साथ अगर मैं अदर राज्य की बात भी करूं, हिमाचल की धोराधाल पहाड़ियां और वहाँ के उतार चढ़ाव की स्थिति, वहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है, भूगोलिक स्थिति और सियासी स्थिति दोनों में ही फ़र्क है। लेकिन आपने जितनी भी बातें कही, मूल बात पे आता हूँ, बिना चेहरे के, क्योंकि अभी आपके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, बिना चेहरे के कैसे आप मैदान में दंगल में उतरेंगे देवभूमि के? या तय हो गया है? फिर आरोप लगते हैं अगर चेहरा नहीं है कि दिल्ली से पार्टी को रन किया जा रहा है। केसरी साहब भी जाते जाते यही बात कह के गए। देखिए, बेसिकली आप देखिए कि जो कांग्रेस है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, शायद मैं गलत होता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता हूँ, 1885 में कांग्रेस की बॉम्बे में स्थापना हुई। 1980 के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी जी और स्वर्गीय वाजपेयी जी के जो फाउंडर रहे भारतीय जनता पार्टी के, और एक अतिवृद्ध और वृद्ध जो पार्टियां हैं जो हमारे प्रदेश को या देश को सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है, एक नौजवान पार्टी से अब इनका सामना हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति से इनका सामना हुआ है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। और बेसिकली विचारधारा क्या है? काम की विचारधारा है, साफ नीयत की विचारधारा है, कट्टर देश प्रेम, कट्टर ईमानदार। जिस हिसाब से आपने, मैं केवल और केवल आम आदमी पार्टी की चंद बातें आपके सामने रखूंगा, जिसको आप फैक्ट्स पे रखिए तो आपको स्वयं मालूम पड़ेगा कि बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस जो है वो फिरकी ले रही है। आज के समय में उन्हीं की नकल चन्नी जी ने की और हम ये कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हश्र आपके सामने है। आज के समय में 92 सीट्स के साथ में हम पूर्ण बहुमत से पंजाब में सरकार बना चुके हैं। चाहे बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कुछ भी कह लें, चाहे अर्बन नक्सलिट्स बोल दें, चाहे इनकी पार्टी है, उनकी पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है, पार्टी तो देखिए भाजपा और कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं से चलती है। हिमाचल में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, और हिमाचल में चुनाव जो लड़ने जा रही है, किसके दमखम पे लड़ने जा रही है? एक विचारधारा के ऊपर लड़ने जा रही है, काम की नीति के ऊपर। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग आए हुए हैं। पार्टी के अंदर एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक जो भी पदाधिकारी है, वो बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही है, जो उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ईमानदारी तो हर लीडर कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के
सत्येंद्र जैन साहब, उनकी जब गिरफ्तारी हुई तब भी यही बात आम आदमी पार्टी का हर वर्कर, हर नेता कहता नज़र आया। उसके बाद मनीष सिसोदिया साहब शिक्षा मंत्री हैं, जब दुनिया भर में कहते हैं हम लोगों के खबर लगी तो उस पर बवाल हो गया, भाजपा ने आरोप लगाए। अब केजरीवाल साहब कहते हैं कि इतने करोड़ का तो घोटाला ही कोई नहीं हुआ, ये सिर्फ खुद की बातें हैं, बजट ही इतना नहीं है दिल्ली का। पंजाब में सरकार बनी, नए स्वास्थ्य मंत्री लगाए गए, कैबिनेट से निकाल दिए गए, वजह सबको पता है। उसके बाद ये सारे सवाल उठ रहे हैं। आपने नीति की बात की केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी की, लेकिन नीयत पर तो कांग्रेस और भाजपा दोनों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आंकलन आप इन प्रश्नों का, इन सवालों का यहीं पे निकाल सकते हैं कि मॉडर्न राजनीति को मैंने देखा है अभी पिछले 10-15 साल से। मैं बहुत पीछे का तो ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसा कौन सा नेता है जो अपनी ही पार्टी के मंत्री के ऊपर जो है वो केस कर देती है। चाहे 2015 में एक मंत्री के ऊपर जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया, या अभी मौजूदा स्थिति में भगवंत मान जी ने पंजाब के अंदर किया। जबकि शराब के अंदर आपको पता होगा, गुजरात जो है एक ड्राई स्टेट है, मतलब वहाँ पे शराब नहीं बिक सकती, वहाँ पे बिल्कुल निषेध है। बावजूद उसके अभी 75 से पता नहीं 100 लोग जो है वहाँ पे जहरीली शराब पीकर मर गए। तो बेसिकली वहाँ पे शराब का कारोबार चलता है, लेकिन ईडी वहाँ नहीं जाएगी, कारण भाजपा शासित प्रदेश है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जो भी मैं इसकी ज़्यादा तथ्यों पे नहीं जाऊँगा, लेकिन जो भी है ये ईडी और सीबीआई के दमखम पे ये लेके इसको चाहे सत्येंद्र जैन जी हिमाचल के जैसे इंचार्ज बने, यहाँ पर आकर बहुत संगठन के अंदर लोगों को जोड़ना शुरू किया। उसी समय पे टाइमिंग देखिए आप, मनीष सिसोदिया जी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। होस्ता आने वाले समय में ये लोग गिरफ्तार करें, लेकिन इनको मिलेगा कुछ नहीं। जहाँ एक और भाजपा के अंदर देखिए 5 साल का जो चला हुआ है, तो भाजपा ने कई तरह के स्लोगन तैयार किए इस बार के चुनावों के लिए कि जय भाजपा, तय भाजपा, कहो दिल से भाजपा फिर से। लेकिन बाद में ये एक स्लोगन पे आके अब अटक गए हैं, इस बार हम रिवाज बदलेंगे। ये अपने काम नहीं गिना रहे हैं, ये अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं। ये अगर अरविंद केजरीवाल जी की तरह हिम्मत करके ये कह दें कि यदि काम किया है तो वोट दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी 2022 के चुनावों में एक मौका हिमाचल की जनता से मांगेंगे, 2027 में रिवाज बदलने की बातें नहीं करेंगे, एक और मौका देने की बातें नहीं करेंगे। किसी को कांग्रेस से जिस तरह से भाजपा तोड़ के अपने पास में कई तरह के जो दबाव के तहत, जिस तरह से लखविंदर राणा नालागढ़ से और पवन काजल कांगड़ा से जो हैं वो भाजपा में आए हैं, उसी तरह से 16 मौजूदा और पूर्व विधायकों की लिस्ट, लंबी लिस्ट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के पास पहुंची है। लेकिन एक जनता के अंदर भी तो एक मैसेज आता है, तो ये टाइमिंग में बहुत माहिर लोग हैं। मतलब जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में सीएम केजरीवाल साहब ने कही कि 20-20 करोड़ रुपए रेडी रखे हैं, तो वैसे ही हिमाचल में भी तैयारी है, क्योंकि 2 तो आज़ाद शामिल हुए हैं, 2 के अभी आपने नाम बता दिए। देखिए, अभी आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा हिमाचल के अंदर कांग्रेस की बैसाखियों के सहारे सरकार बनाने का दमखम जनता के बीच में रखने जा रही है। लेकिन जनता को कम से कम मैं बड़े गारंटी के साथ आपको कह दूं, भाजपा में रह के आए हैं ना, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आपकी ज्वाइनिंग हुई, देश का भाजपा का, जिसे वो कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, उसका अध्यक्ष आपको ज्वाइन करवाता है, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री अनुराग ठाकुर आपको ज्वाइन करवाता है, तो आपको कुछ तो पता होगा कि ऐसा है या नहीं है। तभी आप बोल रहे हैं कि 16 विधायकों की लिस्ट गई हुई है। फिर नाम किस किस के हैं उसमें? देखिए, नाम का जहाँ तक खुलासा करने की बात है, हिमाचल में कांग्रेस के लोग, कई लोग, उनको ये पता है कि यदि हम इनके साथ जुड़ गए तब तो ठीक है, नहीं तो ईडी और सीबीआई के सहारे फिर से, क्योंकि 2024 तक तो भाजपा की केंद्र में सरकार है जी। तो ये कई तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट दबाव जो है भाजपा कांग्रेसी के ऊपर बना रही है। और कांग्रेस के कई लोग, बेसिकली कांग्रेस में देखिए, भाजपा हमेशा से 2 गुटों में बटी हुई है। पहले पूर्व में चाहे धूमल जी और शांता जी, मतलब कांगड़ा और हमीरपुर में एक खींचतान हमेशा से रहती थी। जब जब ये भाजपा
शांता गुट धूमल गुट को डेंट करता था, या धूमल गुट शांता गुट जी को डेंट करता था, तो उस समय जो है अपनी कांग्रेस में सरकार बनती थी। कुछ हद तक जब ये गुटबाजी को संभाल लेते थे तो भाजपा दोबारा से वापस आ जाती थी। हिमाचल में 300 यूनिट की बात होती है। पंजाब जैसा राज्य जो पिछली सरकारों पर लगातार इल्ज़ाम लगते रहे, कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती रही अकाली भाजपा के वक्त पर कि उन्होंने खजाना खाली कर दिया। वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बहुत कुछ फ्री कर दिया। हिमाचल तो खुद बिजली पैदा करता है, फिर भी 300 यूनिट। देखिए सवाल बड़ा है ना। देखिए अभी इस बिजली के ऊपर गारंटी आना बाकी है, तो मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कि मैं इस पर कोई बयान रखूँ। लेकिन सुनील जी देखिए, हिमाचल के अंदर जो हमारा एक प्रदेश जो है वो देवभूमि का प्रदेश जो है वो माना जाता है। इसके अंदर परिवारवाद और पैसा किस रूप में हावी है कि जब मैं टीनेज में था तो टीनेज में एक सेक्स स्कैंडल या आप कहें कि सीडी कांड जो है उससे शर्मसार हमारी जो पावन धरती हिमाचल की देवभूमि हुई थी। मुझे उस समय इतनी सी समझ थी कि कम से कम ये नेता तो अब आगे आने वाले समय में राजनीति का भविष्य ख़त्म है। एक नेता जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम आया, उनका भी कुछ इसी तरह का रहा कि मुझे लगा कि अब इनका राजनीतिक भविष्य ख़त्म है। बावजूद उसके जनरेशन टू जनरेशन जो है राजनीति आगे जा रही है। तो मैं समस्त जनता को बड़े आदरपूर्वक हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ कि ये परिवारवाद अगर कांग्रेस में देखें तो लगभग 80 to 85% जो है अभी मौजूदा जो भी विधायक चुनाव लड़ते हैं वो उनके पिता या उनके दादा राजनीति में थे, अपने अपने समय में चुनाव लड़ते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल करके आप एक बार सर्च करिए। नहीं, सबको पता है राजनीति में जिनको इंटरेस्ट है उनको पता है। लेकिन तो दूसरी बात यह है परिवारवाद की, और जो आपने बातें कही, जो भी आपने शब्द इस्तेमाल किए स्कैंडल को लेके, तो ऐसे जो पत्रकारिता में करता भी नहीं हो, ऐसे गड़े मुद्दे उठा के भविष्य की धरातल या कोई भी चीज़ जो है उसको लेकिन सुनील जी देखिए, आप कह रहे हैं कि गड़े मुद्दे ना उखाड़ें, लेकिन देखिए जो अभी की जनरेशन जिनको आज से 15-20 साल पहले क्या क्या हुआ है वो नहीं देखा है। आप गूगल पे सर्च करिए टिम्बर चोर किसको कहा गया है, आपको जब पता लगेगा कि टिम्बर चोर को कहने वाले उनको भी बार बार जनता जो है चुन के भेज रही है। ठीक है, जनता है, लोकतंत्र है, संविधान के तहत वो लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि केवल और केवल परिवारवाद से उठे हुए लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत से भाजपा के अंदर, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद और पैसा इतना हावी हो चुका है कि कई ऐसे निर्दलीय विधायक जो भूतकाल में अपने अपने क्षेत्र में खड़े हुए हैं वो अगली बार किसी और पार्टी से, उससे अगली बार किसी और पार्टी से, दे डिसाइड कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वो डिसाइड करते हैं पैसे के बलबूते पे कि कौन सा मंत्रालय लेंगे। और पैसा और परिवारवाद इतना हावी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन जनता की फिरकी ले रहा है और कौन दिल्ली और पंजाब मॉडल पे एक साफ़ नीयत से, ईमानदारी से, देशभक्ति से सरकार चलाना चाहता है। और हिमाचल में इस बार चेहरे, आपने कहा कि चेहरे कौन होंगे, देखिए चेहरे, पहला तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक आम आदमी इतना बड़ा चेहरा है आज की डेट में, एक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक होप ऑफ द नेशन है। जो व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता था कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, उन्होंने चन्नी जैसे, बादलों जैसे बड़े बड़े धुरंधरों को जो है धराशायी किया है। हिमाचल में भी कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। जिस किसी को भी ये लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बताना चाहूँगा, संगठन मंत्री के रूप में मैंने जब काम किया तो 10 मार्च के बाद में परिस्थितियाँ एकदम से बदल गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता, इवन कि अभी कार्यकारी अध्यक्षों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आए, मुझसे वार्तालाप की, लेकिन बात वहीं की वहीं थी, पुत्र को टिकट दे दो, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा एक समय निकल चुका है, अब पुत्र को इस नहीं तो पार्टी में प्लेस करें। अध्यक्ष भी चार है ना, कौन सा? देखिए नाम का मैं खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ए आम आदमी पार्टी, बी बीजेपी, सी कांग्रेस। तो इस बार ए टीम, इस बार ए टीम के अंदर बी और सी के बड़े बड़े धुरंधर जो है
वो हमारी टीम की तरफ से उतरने वाले हैं। बहुत जगह नहीं, लेकिन काफ़ी जगह, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है। कई जगह हमारे कार्यकर्ता इतने सशक्त हो चुके हैं कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की नीतियों को, उनके काम को जनता के समक्ष रखकर वहाँ पे अपील कर रहे हैं कि इस बार एक मौका केजरीवाल को। नहीं, आपने बोला कि कार्यकर्ता सक्षम है, दूसरी पार्टियों के लोग आपकी पार्टी में आप बोल रहे हैं कि संपर्क में हैं, आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। भाजपा में भी कई शामिल हुए, आपने बता दिया, कांग्रेस में भी कई शामिल होंगे और ऐसे दल बदली का रिवाज चलता रहता है। लेकिन जो कार्यकर्ता इतने सालों से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है, क्या वो बुरा नहीं मानेगा? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर फिर वो कला कलेश शुरू नहीं होगा जैसे बाकी पार्टियों में देखी जाती है? देखिए, 68 सीट्स हैं हिमाचल के अंदर। 68 सीट्स में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 68 सीट्स में ज़्यादातर सीटों पे बीजेपी और कांग्रेस के लोग आकर, बेसिकली देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में सभी लोग गलत हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। बहुत से अच्छे लोग हैं जिन्होंने मतलब जो है अच्छा काम किया है, ठीक है। आप कुछ एक ऐसे नेता भी हैं जो कि आज भी वही मारुति 800 के अंदर हमीरपुर में घूमते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो ज्वाला जी के अंदर बहुत साफ़ सुथरी छवि के अंदर है। बेसिकली कुल मिला के ये कहें, हिमाचल में भी भाजपा और कांग्रेस के अंदर बहुत से अच्छे लोग हैं जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द वो आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 68 की 68 सीटों पे केवल कार्यकर्ता ही लड़ेगा। ए टीम के अंदर बी और सी टीम के, बहुत मैं गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बार चुनाव हो रहे हैं और निर्दलीय कई लोग जो चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं वो अपना भविष्य 27 में बीजेपी या कांग्रेस में देख रहे हैं। मेरा उनको एक ही संदेश है, आप लोग पार्टी को कम आंक रहे हैं। दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरदार भगवंत मान 2027 में पंजाब में लोगों से केवल एक ही लाइन कहेंगे, काम किया है तो वोट डालिए। तो इस बार परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कई निर्दलीय अच्छे लोगों से मैं संपर्क में हूं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, उनसे मैं मिला हूं। सही समय पे वो भी लोग पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं और हमारे कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी अपने आप में सक्षम है अपनी अपनी विधानसभा से जीतकर पार्टी की सरकार बनाना और अरविंद जी की नीतियों को हिमाचल में भी दिल्ली की तरह हिमाचल में एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत करना। लेकिन मूलभूत ज़रूरत जो इस वक्त है रोज़गार की है, क्योंकि हर नौजवान पढ़ लिख के एक तो राज्य से बाहर आता है पढ़ाई के लिए, परिवार उतना खर्चा करता है, आय के सोर्स उतने नहीं हैं, ज़्यादातर कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में हैं। लेकिन सोलन में देखिए हब है, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, बागवानी का इतना बड़ा हमारे पास साधन है, और उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद भी हम लोगों को ही महंगाई की मार पड़ रही है, पानी की मार पड़ रही है और बिजली की मार अलग से पड़ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, बिजली, पानी और रोज़गार, आपने 3-4 चीज़ें रखी। बिजली, हमारा जो हिमाचल है वो बिजली उत्पादक प्रदेश है जी। बावजूद उसके पहले की सरकारें बीजेपी, कांग्रेस यही अटैक आम आदमी पार्टी पे करती रही। एक सोशल जस्टिस के, सोशल सिक्योरिटी के रूप में जो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कांग्रेस भी अब यही कह रही है। पहले ये कई तरह की आरोप जो है वो पार्टी के ऊपर लगाते थे। दूसरी तरफ अब जयराम जी ने 125 यूनिट उन्होंने भी कह दिया और होता है केवल और केवल आम आदमी पार्टी के डर के कारण ये आने वाले समय में 300 यूनिट तक की भी घोषणा कर सकते हैं जी। घोषणा चुनावी वर्ष में 1500 रुपये हर महिला को देना कांग्रेस की तरफ से चुनावी वर्ष में, पेंशन आते ही लागू कर देना चुनावी वर्ष में। तो बेसिकली जनता की भावनाओं के साथ दोनों पार्टियां बारी बारी से खिलवाड़ करती रही हैं। भाजपा के बाद कांग्रेस या कांग्रेस के भाजपा इसलिए जीतती रही है क्योंकि उनको विकल्प कभी भी जनता के पास में नहीं था। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी बड़े सशक्त रूप में जनता के बीच में उतरने जा रही है जी। और रोज़गार के कई तरह के साधन जो है वो उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, साफ़ नियत हो तो। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? यदि साफ़ नियत से, ईमानदारी से भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए
तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे हिमाचल प्रदेश का जो बजट है उसमें वृद्धि की जा सकती है। वृद्धि के साथ में तरह तरह के जो हमारा हिमाचल है वो नेचुरल रिसोर्सेज से लेके बहुत रिच है। पहाड़, झरने, नदियाँ, यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो एक अच्छी सोच, अच्छी समझ रखने वाले नेताओं की। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को हराना एक मंत्र है, उसी मंत्र से ही आप भाजपा या कांग्रेस जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को हरा सकती है। बहुत आसान है। अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर काम करके आप दिखाएं जी, आप अरविंद केजरीवाल जी को हरा सकते हैं जी। अन्यथा 5 साल 10 साल आप आने वाले समय में भूल जाइए। 5 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। पूरे देश में जगह जगह आपकी जहाँ जहाँ सरकारें थी आप लोग बाहर हैं। कांग्रेस के जो साथी इस बार सरकार बनाने की सोच रहे हैं वो इतना याद रख लें कि आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है और अगली बार 2027 में जिस तरह से एक तरफा चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी मेरे चाहे कांग्रेस के ये कहते हैं कि हाँ अगली बार भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं रोक सकता जी। तो वैसी ही स्थितियां आने वाले समय में हमारे प्रदेश में भी होने वाली हैं। अभी भविष्य में ऐसा तो नहीं कि अब भाजपा में गए फिर वापस आए और फिर से अभी चुनावों में वक्त है, अपेक्षाएं सही नहीं रही तो छोड़ के आप चले जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को जब से मैं फॉलो कर रहा था जी, तब से उनको टीवी के माध्यम से उनके विचार सुनता था, पार्टी में जुड़ा, पार्टी में काम किया, संगठन मंत्री तक का दायित्व जो है निभाया। और जो भी एक्सीडेंटल इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने आपको साफ शब्दों में कहा है ये गलती थी, उसको सुधार लिया गया है। और रही बात कि वापस फिर से कहीं किसी और दल में जाना, देखिए जिस लेवल पे एक भाजपा या किसी भी जो अपना राजनीति के अंदर करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए जिस स्तर की ज्वाइनिंग जो है वो मेरी हुई थी नड्डा जी के पास में, अनुराग जी के पास में, शायद भविष्य में किसी भी कीमत में, ये मुझे भली भांति मालूम था जब मैं वापस आम आदमी पार्टी में आया कि भविष्य में मुझे कभी भी कम से कम भाजपा तो नहीं लेने वाली है जी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और वापस आना ऐसे समय में जब पार्टी ने अभी तक अपनी सरकार बनानी है, अभी तक विधायक अपना चुन के भेजना है, ऐसे समय में पार्टी के मैं वापसी आना, पार्टी के मैं सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। पहले भी मैंने अपने दायित्व को भली भांति निभाया है और इस बार भी मैं जब से पार्टी में आया हूँ कई लोगों से मैं मिल रहा हूँ, संगठन को मजबूती दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और सरकार इस बार एक मौका केजरीवाल को देने जा रही है जनता जी। चलिए, जनता ये फैसला करेगी, लेकिन सतीश साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जनता के हमारे कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरीके से अब आपने सुन ही लिया कि घर वापसी करते हुए क्या कुछ इन्होंने खुलासे किए और सतीश ठाकुर साहब ने भविष्य में सरकार बनाने का दावा तो ठोका है, लेकिन देखना होगा कि ABC की जो इन्होंने परिभाषा बताई है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो वोटर है वो कौन सा चुनावों में परिणाम क्रमांक के हिसाब से निकल कर सामने आता है। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन रजत के साथ, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।